हिंदुस्तान का पूरा चुनाव बदलने वाला है और चुनाव करवाने का तरीका बदलने वाला है। एक ऐसी रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति को सौंपी गई है जिसके हिसाब से देश में एक साथ चुनाव होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ये चुनाव 24 में तो नहीं होंगे, लेकिन 29 में हो सकते हैं और 24 का चुनाव अपने टाइम पर होगा। एक चुनाव पर इतना बड़ा दांव नरेंद्र मोदी की पार्टी क्यों खेल रही है? एक चुनाव वाला पूरा कैलकुलेशन क्या है, ये आपको दिखाते हैं। देश में आगे चुनाव कैसे होंगे? क्या देश की चुनावी प्रक्रिया बदलने वाली है? एक देश एक चुनाव सुनकर किस किस को तनाव हो रहा है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कैसे हो पाएंगे? क्या 2029 में लोकसभा के साथ साथ सारी विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे? वो कौन से राज्य हैं जिनकी विधानसभाओं के कार्यकाल कम होने जा रहे हैं? क्या कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ने वाले भी हैं? एक देश एक चुनाव पर पिछले साल बनी कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,000 पन्नों के इस रिपोर्ट में देश में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? 2029 में पूरे देश की विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा के चुनाव कैसे संभव होंगे और इसमें क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में कौन कौन से बड़े काम करने हैं, क्योंकि ये वो काम हैं जिन्हें पूरा किए बिना वन नेशन वन इलेक्शन करवाना मुश्किल है और इसीलिए नरेंद्र मोदी 400 सीटें मांग रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी को अपने थर्ड टर्म में बहुत कुछ करना है। जैसे सबसे पहले तो नई सरकार को जनगणना करवानी होगी, क्योंकि बिना जनगणना करवाए देश में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन नहीं होगा। जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो पाएगा, जिसमें महिलाओं को विधानसभाओं और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। इसी के बाद सरकार 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला कर सकती है। और ये सब काम सुनने में भले ही आसान लग रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं। ये राजनीतिक तौर पर कठिन फैसले होने वाले हैं। ऐसा क्यों है, ये भी आपको समझाएंगे। इसके लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को समझना होगा। परिसीमन का मतलब जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों की कुल संख्या में बदलाव है। 1961 की जनगणना के बाद भारत की लोकसभा सीटें 494 से बढ़कर 522 हो गईं और 1971 की जनगणना के बाद 522 से बढ़कर 543 की गईं। 1971 में भारत की जनसंख्या 55 करोड़ थी, जबकि अब 2024 में भारत की जनसंख्या आधिकारिक तौर पर 140 करोड़ हो चुकी है, लेकिन उस अनुपात में ये सीटें नहीं बढ़ी। ये तय है कि 2026 के बाद सरकार को परिसीमन करवाना है और परिसीमन करने के लिए जनगणना जरूरी है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से टलती रही। अब सरकार कह चुकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना होगी। लेकिन इसमें भारी समस्या यह है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से राज्यों की लोकसभा की सीटें बढ़ाई गईं, तो दक्षिण भारत के राज्यों को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि नॉर्थ और हिंदी बेल्ट वाले राज्यों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कैसे, अब इसे भी समझ लीजिए। अगर 2026 की जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन हुआ तो लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 848 हो जाएगी। बहुमत के लिए अभी 272 सीटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से फिर 425 सीटों की जरूरत होगी। जिस दक्षिण भारत में अभी 130 लोकसभा की सीटें हैं, वो परिसीमन के बाद 164 हो जाएंगी, जबकि इसके ठीक उलट हिंदी प्रदेशों में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। अभी हिंदी बेल्ट में 225 सीटें हैं। डिलिमिटेशन के बाद यहां ये सीटें सीधे सीधे 408 हो जाएंगी, यानी बहुमत के 425 के आंकड़े से सिर्फ 17 सीटें कम तो अकेले हिंदी बेल्ट से आ जाएंगी। जाहिर तौर पर सत्ता की कुंजी हिंदी प्रदेशों के हाथों में होगी और इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो जबरदस्त विरोध होगा। Has the former president or the committee made any recommendation on manufactured majority as well?
mandates that are being manufactured by this thing. How can there be one nation, one election when the current regime is not accepting the people's mandate? The operation Lotus that is prevalent to lure MLAs and have elections again and again and again. What about that? And also, it's completely against the spirit of decentralization of the panchayats and everything else. So let's see what the recommendations are. प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया परिसीमन करवाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल पास करवाया है उसका महिलाओं को फायदा नए परिसीमन के बाद ही मिलेगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि मोदी के पास 2029 के चुनावों से पहले यह बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए उन्हें बड़ा बहुमत चाहिए और गठबंधन के नए साथियों की भी जरूरत है। इसीलिए बीजेपी 2024 के चुनावों से पहले ही अलग-अलग प्रदेशों में अपना गठबंधन कर रही है। हिंदी पट्टी की 225 सीटों पर तो बीजेपी और मोदी बेताज बादशाह हैं, लेकिन जिन राज्यों में उनकी पार्टी कमजोर है या वोट बैंक नहीं है, वहां वो लगातार गठबंधन कर रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ अलायंस किया। इसी तरह उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के साथ बीजेपी का गठबंधन हो रहा है। तमिलनाडु में भी बीजेपी एआईएडीएमके के एक धड़े ओ पनीरसेल्वम और एएमएमके के टीटीवी दिनाकरन के साथ गठबंधन कर रही है। पंजाब में कहा जा रहा है कि बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल कर सके ताकि अगर कल को उसे कोई बड़े फैसले करने हों तो उसके पास पर्याप्त संख्या बल हो। और ऐसा ही एक फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसके लिए सरकार ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें आज राष्ट्रपति को सौंप दी हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक बढ़ाए जा सकते हैं। देश में एक साथ चुनाव करवाने की तरफ यह पहला कदम है। दूसरा कदम यह होगा कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर करवाना होगा। यह कहा जा रहा है कि अगर 2024 के चुनावों के बाद बनी नई सरकार कोविंद कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करती है और तुरंत प्रक्रिया शुरू कर देती है तो देश में पहला एक साथ चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ हो सकता है। इस दौरान जिन भी राज्यों में जून 2024 से मई 2029 के बीच में चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल 18वीं लोकसभा के साथ ही खत्म हो जाएगा। कुछ राज्य सरकारों का कार्यकाल 5 साल के कम वक्त में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार होगा और उसके बाद वो राज्य भी इस एक साथ चुनाव वाली प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए कि किन किन राज्यों में यह समस्या आ सकती है। बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं। इसी तरह से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2028 में चुनाव होने हैं। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन। वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। 1951 से 1967 तक लगभग 16 साल तक तो इस देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी और समिति ने जो एक ये तय किया है और दिया है रिपोर्ट, इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि देश में एक साथ सारे चुनाव हो तो जो प्रशासनिक हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो बार बार चुनावों में लगे रहते हैं, चुनावी गतिविधियों में लगे रहते हैं, वो बंद हो जाएगा। जो सरकार की अलग अलग नीतियां हैं, वो नीतियां अच्छे रूप से उन पर काम किया जा सकता है, रोक नहीं आती। और जब पहले होता था, अब हो सकता है। इसके लिए जो कदम उठाने उसको मद्देनजर रखते हुए इसका स्वागत करना चाहिए। इस कमेटी ने सिर्फ सरकार को फॉर्मूला सुझाया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि सरकार कब से देश में एक साथ चुनाव करवाए। अब ये नई चुनी जाने वाली सरकार पर है कि वो क्या चाहती है। अगर वो 2029 में एक साथ चुनाव चाहती है तो फिर ये पूरी प्रक्रिया 2024 के चुनावों के तुरंत बाद शुरू करनी होगी। लेकिन अगर सरकार 2034 में एक साथ चुनाव चाहती है तो फिर सरकार को 2029 के चुनावों के बाद यह प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगर किसी सूरत में लोकसभा या राज्य विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद केंद्र या किसी राज्य की सरकार गिर जाती है
तो कमेटी ने सुझाव दिया है कि उस सूरत में नए चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन ये चुनाव बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए करवाए जाएंगे जब तक कि एक साथ चुनाव का समय न हो। अब यह भी जान लीजिए कि इस कमेटी ने देश में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश क्यों की है, अभी क्या नुकसान होता है। कमेटी के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव न होने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पूरे साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इसके लिए सरकार पर, व्यापार पर और नागरिकों पर बहुत बोझ पड़ता है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय बचत हो सकती है। अलग अलग चुनावों में चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, जिसमें बेफिजूल खर्चा होता है। सरकार के खजाने और राजनीतिक दलों के अभियानों पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिए एक देश एक चुनाव कराना जरूरी है। बार बार चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसकी वजह से लागू होने वाली कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। सरकार को यह भी उम्मीद है कि एक बार के चुनाव होने से मतदान प्रतिशत में भी सुधार होगा। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना कोई आसान काम भी नहीं रहने वाला। इसके लिए सरकार को बहुत काम करना होगा। देखिए इसकी राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। संसद की दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। देश की 50% राज्यों की असेंबली से इसे पास करवाना होगा। जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज तो यह होगा कि इसके लिए राजनीतिक दलों में सहमति बनानी होगी। कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर देश की 62 पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी थी। 47 पार्टियों ने अपना जवाब भेजा। इनमें से 32 इस पक्ष में हैं, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। 6 नेशनल पार्टीज में सिर्फ 2 बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया, जबकि 4 पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम इसके विरोध में है। As a political party, our party does not agree with the one nation, one election proposal. We submitted our views to the Law Commission. We submitted our views to the high-level committee headed by Mr. Kovind. We do not agree with that proposal. And it is not practical in a country like ours, where we have elected state governments, elected parliament, and the constitution defines what is the tenure of assembly, what is the tenure of Lok Sabha, and if the government loses its majority or no confidence motion is passed or government is dismissed at state level. So what happens? So simultaneous elections are not possible. 100 स्मार्ट सिटी का नारा था, लेकिन आज कौन सी स्मार्ट सिटी हुई है देश के अंदर, ये बताए। बुलेट ट्रेन का नारा था, क्या क्या नारे थे। अब एक वन रैंक वन पेंशन का भी नारा है। काला धन विदेशों से लाने का नारा था, काला धन विदेशों से तो आया नहीं, लेकिन जिन राजनेताओं के पास विदेशों में काला धन पकड़ा गया, उन राजनेताओं को बीजेपी लेके आगे नारा बदल देते हैं। ये अब ये वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं, ये नारों की बात है। धरातल पे 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इस बात को लेकर देश की जनता में और हमारे प्रदेश की जनता में रोष है। क्षेत्रीय दलों का तर्क यह है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए तो उनके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए नेशनल पार्टीज के जितने साधन नहीं हैं। असल में क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि लोकसभा चुनावों के साथ ही अगर विधानसभा के चुनाव भी हो गए तो केंद्र सरकार में शामिल पार्टियों को सीधा फायदा होगा। इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं।